डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उसको आधा पढ़े थे, रिमेनिंग पार्ट आज कंप्लीट करके आगे भागेंगे। देखो हम लोग सप्लाई का डेफिनेशन में मेनली क्या बात पढ़े थे कि सप्लाई किसको बोलते हैं। हम लोग पढ़ना चालू किए थे सप्लाई में सेक्शन 7(1) पढ़े हम लोग। सबसे पहले सेक्शन 7(1) हम लोगों को क्या बताता है कि सप्लाई का डेफिनेशन क्या है। तो सप्लाई ये 8 आइटम को लेके बनता है: सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रॉयल्टी, रेंटल, लीज या डिस्पोजल। ये अगर फॉर कंसिडरेशन किया जाए इसको सप्लाई मानते हैं, वो भी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। ये हम लोग सप्लाई का डेफिनेशन पढ़े। हम लोग साथ में पढ़े कि सप्लाई में दोनों चीज इंक्लूड है, गुड्स भी और सर्विस भी। एक मिनट बोलकर तो सप्लाई में हम लोग गुड्स के बारे में पढ़े, उसके बाद साथ साथ में बोले इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कोई बताए तो पहला डेफिनेशन ये हो गया, गुड्स के बारे में पूरा मीनिंग बता दिया। दूसरा में क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कर रहा है, चाहे पैसा ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन अगर वो बिजनेस के फर्दरेंस के लिए तो वो भी सप्लाई है। और इसके अलावा बोला अगर कोई आइटम शेड्यूल 1 में स्पेसिफाइड है, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो तो भी सप्लाई है। ठीक, फिर हम लोग इसी 7(1) का ब्रेकअप पढ़ना चालू किया। 7(1)(a) जहाँ पे बोला कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू होगा, लेकिन किस चीज को गुड्स एंड सर्विस नहीं माना, मनी एंड सिक्योरिटीज को, ये इसमें कवर्ड नहीं है। ये वाला जो टर्म्स हम लोग पढ़ चुके थे कि वही 8 टर्म के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, इनका मतलब क्या होता है। फिर यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब बताया था। कंसिडरेशन मतलब बदले में कुछ मिले, कोई पेमेंट वगैरह। इन क्या चीज़ को माइनस कर देंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिला तो वो माइनस करके सप्लाई माना जाएगा। इसके अलावा फिर हम लोग आए गुड्स का डेफिनेशन पढ़े, बोले ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी देन सिक्योरिटीज, लेकिन इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास एंड थिंग्स, ये सब चीज़ों को इंक्लूड किया, यानी गुड्स एंड सर्विस का डेफिनेशन पढ़ाया। फिर बोला ये किसको किसको तुम सप्लाई करोगे तो माना जाएगा, टैक्सेबल पर्सन कौन होगा। तो ये जितने भी हम लोग पर्सन का डेफिनेशन पढ़ते हैं इनकम टैक्स में मोटा मोटी वो सब इंक्लूड कर लिया है ना। इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटीज, सब इंक्लूड हो गया। जुडिशियल पर्सन, सब पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड हो गया था। फिर यहाँ बिजनेस का भी मतलब बताया, वो भी हम लोग पूरा जान गए थे कि कोई भी आपका ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर या वैगरिंग, इनमें से कुछ भी एक्टिविटी करें सब बिजनेस है, बस वो रेगुलरिटी पे होना चाहिए, मतलब रिकरिंग नेचर का होना चाहिए, बार बार रिपीटेटिव होना चाहिए। हम लोग बोले कैपिटल गुड्स भी इंक्लूडेड है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए। अब आया 7(1)(b) जहाँ वो इम्पोर्ट 7(1) ने तुमको बताया कि गुड्स क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। 7(1)(b) क्या बता रहा था कि सर अगर आप फॉरेन से कोई सर्विस लेते हैं पैसा देकर, चाहे वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो, वो भी सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, वेदर और नॉट इन, चाहे वो बिजनेस की पैसा दे रहे हैं ना, फॉरेन से सप्लाई ले रहे हैं ना सर्विस का, उसको भी सप्लाई मानेंगे। अच्छा उल्टा पढ़े तो अगर हम सर्विस ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस के, पैसा दे रहे हैं लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं है, तब पहले हम 3 कंडीशन ला रहे हैं। नंबर 1 कंडीशन जो है लिखा है कि तुम सर्विस फॉरेन से ले रहे, पैसा दे रहे, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या नहीं हो, ये तो सप्लाई माना ही जाएगा। पैसा दे रहा है तो सप्लाई माना ही जाएगा। तो यानी इसको 2 हिस्से में तोड़ के पढ़ सकता था कि अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है पैसा के लिए फॉर बिजनेस तो भी सप्लाई, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है पैसा देके नॉट फॉर द बिजनेस तो भी सप्लाई। उल्टा पड़ता तो क्या होता कि हम फॉरेन से सर्विस ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, लेकिन वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है,
क्या उसको सप्लाई मानेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल मानेंगे, सही बात। अच्छा और एक उल्टा पड़े, सर आप फॉरेन से सर्विस ले रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे और वो बिजनेस के लिए भी नहीं है, पैसा भी नहीं दे रहे हैं अंसारी, पैसा भी नहीं दे रहे हैं और वो बिजनेस के लिए भी नहीं है, हाँ नहीं मानेंगे। इसका दो एग्जांपल हम तुमको पिछले क्लास में दिया भी था, दोबारा रिपीट कर देते हैं एक लाइन में। मेरी बेटी मान ले इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स पढ़ के फॉरेन में भी जॉब कर रही है या फॉरेन में अपना इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस चला रही है। हम यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, अब हम उस बेटी से सर्विस ले रहा है बिना पैसा दिए, लेकिन किस चीज के लिए ले रहा है? अपने बिजनेस के लिए ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। हाँ तो उसको सप्लाई माना जाएगा भले पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे। और वही बेटी बिना पैसे लिए मेरे घर का इंटीरियर कर रही होती, हाँ नहीं मानते। और वही बेटी पैसा लेके घर का इंटीरियर कर रही होती, तो माने। हाँ तो सर पैसा या बिजनेस दो में से एक बात आना चाहिए। अगर हम एक लाइन में सम अप कर दें बात को, या पैसा है या बिजनेस है, दोनों में से एक भी बात अगर हो रहा है तो फिर उसको सप्लाई मानेंगे। फिर यहाँ पे बताया शेड्यूल 1, जहाँ पे बोला विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई मानेंगे। क्या क्या वो लिस्ट है? सबसे पहले तो बोला अगर हम कोई बिजनेस के एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं, खत्म करवा रहा है बिजनेस का कोई एसेट, तो बेटा उस पर इनपुट तो लिया ही था ना जब खरीद के लाया था, तो तब आउटपुट भी उस पर देना पड़ेगा, उसको सप्लाई मानना पड़ेगा। इसके अलावा सर हम लोग पढ़े अगर रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई गुड्स का लेन देन हो रहा है या सर्विस का लेन देन हो रहा है या फिर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन दोनों का मतलब आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये पढ़ते हैं कि इन दोनों के साथ अगर कोई डील हो रहा है जो कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो रहा है तो उसको सप्लाई मानेंगे चाहे पैसा हो या नहीं हो। वही तो बेटी वाला बात आ गया ना। हाँ अच्छा सर एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे, सर 50,000 तक का गिफ्ट को सप्लाई नहीं मानेंगे, उसके ऊपर सप्लाई मानेंगे। अब यहाँ पे तुमको वो रिलेटेड पर्सन का मतलब बताया, तुम्हारा कंपनी का ऑफिसर डायरेक्टर, तुम्हारा कोई पार्टनर, तुम्हारा एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, या फिर तुम्हारे बिजनेस में 25% ज़्यादा वोटिंग पावर उस आदमी के पास है, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली तुम्हारे बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। हम दोनों के बिजनेस को कोई 3rd पर्सन डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, हम दोनों मिलके किसी 3rd पर्सन के बिजनेस को डायरेक्टली एंड डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, सब रिलेशन में आ जाएगा। फैमिली मेंबर किसको माना? फैमिली भी रिलेशन में ही आता है, बट फैमिली में सिंपल रखा, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन, अगर वो होली मेरे पर डिपेंडेंट है। देखो स्पाउस, चिल्ड्रन ये तो मेरे फैमिली है ही, मेरी बेटी, मेरी वाइफ ये तो मेरे फैमिली मेंबर माने ही जाएंगे इस सेक्शन में। लेकिन अगर मेरे पापा मम्मी, मेरे दादा दादी, मेरे भाई बहन अगर वो होली या मेनली मेरे पे डिपेंडेंट है तो भी वो मेरे रिलेटिव माने जाएंगे, तो वो भी रिलेटेड पर्सन में आ। क्लियर है? फिर पढ़े सर हम लोग डिस्टिंक्ट पर्सन। सर डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं? सर आप ही का कोई ब्रांच, आप ही का कोई डिपार्टमेंट, आप ही का कोई अदर एंटिटी जो 2 अलग जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड हो, मोर देन 1 अगर आपका जीएसटी नंबर है आप ही के 2 एंटिटी के बीच में, मेरा एक कोलकाता ब्रांच एक दिल्ली ब्रांच, तो फिर सर वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कनेक्टेड तो आपसे ही है ना। इसके अलावा डिस्टिंक्ट पर्सन किसको माना? एजेंट प्रिंसिपल का रिश्ता हो, एजेंट प्रिंसिपल को माल भेज रहा है, प्रिंसिपल एजेंट को, वो भी सप्लाई माना जाएगा। मतलब यहां तक हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए, ठीक बात। इसमें और कुछ नहीं पढ़ने को है। हाँ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जो अभी हम लोग ऊपर बात की उसको चार्ट में समझाया। अगर तुम फॉरेन से सर्विस ले रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो सप्लाई मानेंगे, पर्सनल यूज है तो भी सप्लाई मानेंगे अगर विद कंसिडरेशन है, सॉरी। और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है और वो रिलेटेड पर्सन है तो सप्लाई मानेंगे। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉन रिलेटेड पर्सन है तो फिर सप्लाई नहीं मानेंगे, और अगर पर्सनल यूज है तो कभी भी सप्लाई नहीं मानेंगे।
बिना पैसे पर्सनल यूज हो या पर्सनल यूज में हो तो कोई रिश्तेदारी फर्क नहीं पड़ता। ये मस्त क्वेश्चन मुझे। बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर चलता है ना बाजार में। शैम्पू का 1 बोतल खरीदो छोटा बोतल फ्री, ठीक बात। तुमको तो छोटा बोतल फ्री में मिला। मान ले एक एग्जांपल लेते हैं, हम हेड एंड शोल्डर का एक बॉटल खरीदा शैम्पू का, 150 रुपया दाम है, हमको एक 75 रुपया वाला छोटा बोतल फ्री भी दिया, या चलो 150 वाला एक और फ्री दिया, जो भी है, चलो 150 वाला एक और फ्री दिया, तो हमको टोटल हमको तो प्रोडक्ट 300 रुपया का मिला, लेकिन हम पेमेंट एक्चुअली में इतना किए 150। तब जीएसटी किस पे लगेगा, 150 पे कि 300 पे, क्योंकि ये भी तो सप्लाई तो माना ही जाएगा। 300 पे ही लगेगा। सोच के आराम से, तुम दुकान में सामान लेने जाते हो तो ट्रांसफर तो हो रहा है ना, सप्लाई तो हो रहा है। हाँ, लेकिन सप्लाई हो रहा है, लेकिन जीएसटी 300 पे कैसे लेगा, तुम्हारा बिल तो 150 का कटा है ना। तुम्हारा बिल कितने का कटता है जब एक पे फ्री मिलता है, 150 का ना बिल दोगे तुम तो। बिल में थोड़ी लिखा होगा 300 का सामान दिया 150 का डिस्काउंट, है ना। तुमको यहाँ पे सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, माने विदाउट कंसिडरेशन, तो इसको सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे दूसरे वाले आइटम। तुमको मन में ठीक आया कि सप्लाई तो हो रहा है, और हम लोग सप्लाई का डेफिनेशन तो पढ़े हैं, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, जो भी हो। लेकिन पॉइंट इतना ही है बेटा कि यहाँ पे हम लोग दो बातों को नजरिए से पढ़ रहे हैं। ये सप्लाई जैसा ही है, लेकिन क्या ये सप्लाई टैक्सेबल हो सकता है? नहीं सर, वहां पे 300 रुपया में जीएसटी कैसे ले सकते हैं? जब 150 का बिल कटा है और मान लो प्रोडक्ट के ऊपर 5% जीएसटी है, तो 150 पे ना 5% लगेगा सर, 7.5 रुपया। 300 पे 5% कैसे लगा सकते हैं, 15 रुपया। तो यहाँ पर क्या बोला, इस टाइप का केस मेरे को नोटिफिकेशन आया है सरकार का 2019 में कि इसको सप्लाई नहीं माना। तो सर अब देखो यहाँ पे एक चार्ट बनाया, अगर ट्रांसफर हो रहा है, अगर गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है, एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स, तो सप्लाई मानेंगे। यस, एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तुमको हम कोई मशीन है मेरा जो यूज करने का राइट दे रहे हैं 2 महीने के लिए, लेकिन बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहे हैं, सॉरी टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो वहां सप्लाई नहीं मानेंगे, तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, सॉरी, है ना। देखो हम तुमको पूरा मशीन दे दिया हमेशा के लिए, वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन अगर हम तुमको मशीन दिया है यूज करने के लिए, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो उसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। यही ऊपर बता रहा, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स है, कब सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। खरीदे तो सप्लाई ऑफ गुड्स, भाड़ा पे दिए तो सप्लाई ऑफ सर्विस। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किए हैं कि बाद में इस गुड्स का मालिक तुम हो जाओगे, जब पूरा कंसिडरेशन ईएमआई टाइप, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। तो ऐसे ही करके तुमको एक एक आइटम समझाया है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग होता तो एनी लीज, टेनेंसी, लाइसेंस, ये सब अगर हम दे रहे हैं, बेटा जी लीज वर्ड बोलते मतलब रेंटल हो गया, टेनेंसी मतलब टेनेंट बना रहे मतलब रेंटल ही तो हो गया। तो सर ये सप्लाई ऑफ क्या माने, सर्विस। लेकिन एनी लीज, वही बोला एनी लीज ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, वही बिल्डिंग भाड़ा पे दे रहे कॉम्प्लेक्स में और में, सर वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही है। सर लेटिंग बोला ना, लेटिंग आउट मतलब भाड़ा पे देना, बेचना मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स होती, ठीक बात। हम तुमको जॉब वर्क पे सामान भेजा, जॉब वर्क जानते हो, सुनो हम बताते हैं। मेरा मान लो साड़ियों का बिजनेस है,
हम साड़ी एकदम वो प्लेन साड़ी नहीं बनते, एकदम प्लेन साड़ी, मतलब इसमें कोई कारीगरी नहीं, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, कोई डिजाइनिंग नहीं, कुछ नहीं, हम वो बनाते हैं। तेरा काम है उस पे वो जरी का काम करना। ऐसा बहुत लोग होता है ना, वो शादी वादी के लिए साड़ी वाड़ी रेडी करता है, उस पे पूरा जरी वरी का काम करता है। हम तुमको उसके लिए एक सामान भेजा, तुम जरी का वर्क करके मेरे को वापस दे देगा, ये होता है जॉब वर्क, ठीक है ना। तुम मेरा गुड्स पे कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग करेगा, तो इसको क्या माने, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस? सप्लाई ऑफ सर्विस। ऑब्वियस बात है सर, गुड्स आपका, हम मजकूर सिर्फ काम करके लौटा दे रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस ही हुआ। मजकूर हमको सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है यहाँ पे। मेरा गुड्स तुमको भेजना ये सप्लाई नहीं है, तुम कहते हो उसको ट्रीटमेंट करके वापस दे दें। हम तुमको कोई एसेट अपना दे रहा है, बोल रहे इसको डिस्पोज कर दे या कहीं और ट्रांसफर कर दे, सर ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। पुराना लैपटॉप है मेरा, हम तुमको दिया, जाओ इसको प्रोसेसिंग करके खत्म करो, इसके बदले में हमको इतना रुपया दे दो, तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स ही है। ये बड़ी बड़ी जो IT कंपनी है ना बेटा, इनके पास तो इनके लैपटॉप तो भयानक वे में यूज होते हैं। तो ऐसा बहुत सारा मार्केट है जहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, जो 1 साल यूज हो गया ना जो लैपटॉप, ऐसा 40-50 लैपटॉप एक साथ उस पुराना मार्केट में दे देते हैं, और वो लोग उसको रिफर्निश करके बेच देते हैं। अपने को पता नहीं चलता, ऐसा मार्केट ऑलरेडी है जहाँ 15-15 हज़ार में 6 लैपटॉप मिल जाएंगे तुम्हें, पर वही है, मन में भरोसा नहीं होता, डर लगते हैं, सर ले तो ले कल को वो बर्बाद निकले तो गया 15,000। तो सर ये सब होता है, क्योंकि उनको अब एकदम फ्रेश लैपटॉप चाहिए दोबारा, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट में कब सप्लाई ऑफ गुड्स, कब सप्लाई ऑफ सर्विस माना। अच्छा, कंपनी अपने देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सोनम प्रोवाइड्स अ बिजनेस लैपटॉप टू हिज सन मोहक हु इज इन फुल टाइम स्टडी सप्लाई ऑफ सर्विस। हिसाब से तो ये सप्लाई नहीं है, अपने बेटे को अपना लैपटॉप यूज करने दिए, लेकिन बिजनेस लैपटॉप है, हाँ ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस मानना पड़ेगा। आगे ना रिलेटेड पर्सन, भले ही पैसा नहीं ले फिर भी सप्लाई मानेंगे, वो लिस्ट पढ़े थे ना, डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन ऊपर अभी। तो सर जी बिजनेस का लैपटॉप दिया अपने बेटे को, तो जब ये लैपटॉप खरीद के लाई होगी ITC पक्का क्लेम की होगी, इनपुट क्लेम। तो सर जी अब अगर वो बिजनेस का एसेट को डिस्पोज कर रही है, चाहे विदाउट पैसा, रिलेटेड पर्सन को दे रही है, तो हम उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, ठीक है। कोई बिजनेस को अब हम बंद कर रहा है और उससे सारा एसेट को ओवर कर रहा है, बिजनेस को सीज कर रहा है और अपना सारा एसेट को अब बेच के खत्म कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक बात। फिर अगेन देख घूम फिर के एक ना लेख तुमको समझ नहीं आया, बार बार एक ही बात ला क्यों। ये देखिए मेरे प्रॉपर्टी अगर रेंट पे दे, सर रेंट पे देने का मतलब तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो, एक ही वर्ड में याद कराओ ना, और कुछ नहीं है। हम तुमको अपना कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज करने दे रहे, मेरा पेटेंट, मेरा कोई कॉपीराइट, मेरा कोई ट्रेडमार्क, मेरा कोई टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर, ये सबको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर्विस सर आपका पेटेंट आप बेच नहीं सकते ना, आप तो पेटेंट किसी को यूज करने दोगे, बदले में भाड़ा लोगे या एक टाइम का पेमेंट लोगे, तो ये तो आप सप्लाई सर्विस कर रहे हो गुड्स में। किसी को राइट टू यूज दे रहे हैं, कोई नॉन कम्पीट फीस दे रहे हैं। नॉन कम्पीट फीस क्या होता है, हम तुमको एक पेमेंट करें कि तुम मेरे से इस बिजनेस में कंपटीशन नहीं करोगे, तो तुमको जो पैसा मिला सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए मिले, ये सब कुछ नहीं काम कर। ये मस्त है। कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, तुम हमको हम तुमको वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया मजकूर, ठीक है, हम तुमको बोला कि मेरा बिल्डिंग बना दे, मेरा
घर बना दे, इंस्टॉलेशन कर दे, पूरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तुमने, तो उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी होगा ना जहाँ थोड़ा बहुत सामान भी लगेगा, मतलब यहाँ गुड्स और सर्विस दोनों इन्वॉल्व हो रहे। अरे इंस्टॉलेशन क्या बिना कोई स्क्रू, बिना कोई पार्ट्स के हो जाएगा क्या? नहीं ना। तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ एसी लगा होगा, एसी लगाने वाला जब आता है वो पाइप फिटिंग एंड बहुत कुछ तो अपने से भी करता है, सारा सामान तुम थोड़ी प्रोवाइड करते, तुम तो खाली एसी मंगवा लिया। अब उसका फिटिंग करने वाला आदमी आया, वो इंस्टॉलेशन अलग से किया और कई एक आइटम उसको लगा उसमें, तो वो सर्विस भी बेच रहा है, गुड्स भी बेच रहा है ना। वो तो गुड्स का भी पैसा लिया तुमसे, हाँ कि ना। तो सर उसको अब क्या माने, सप्लाई ऑफ गुड्स से सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे सर। तुम किसी क्लब वगैरह में मेंबरशिप लेते हो तो क्लब का मेंबरशिप फीस देते हो, क्लब तुमको अलग से ड्रिंक्स वगैरह अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, तो सर जी वो सब सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा कि गुड्स में? क्योंकि ओवरऑल पूरा मिला के मेन तो सर्विस ही एलिमेंट है, तो सर्विस में इंक्लूड कर लेंगे। ये कंपोजिट मतलब जुड़ा हुआ, तो सर जब ऐसे जुड़ा हुआ हो तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस ही मान लेना चाहिए, ठीक है। जब एक नेगेटिव लिस्ट भी दिया, कौन कौन सा एक्टिविटी, अब आ गया सेक्शन 7(2), ये क्या बोल रहा है? 7(2) बोल रहा है एग्जम्पशंस या एक्सेप्शंस, मतलब जिसको सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानते सर। नेगेटिव लिस्ट देख नाम ही दिए, एक्टिविटीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। एक तो शेड्यूल 3 बनाया लोग, उस शेड्यूल 3 में जो जो आइटम बताया उनको ना तो सप्लाई, उनको सप्लाई नहीं माना, सीधा बात बोलते। और यहाँ पे साफ बात एक और बोल दिया, इसके अलावा उस लिस्ट के अलावा एनी ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और इन लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटी, जिसमें लोग पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कोई एक्टिविटी जो CG/SG या लोकल बॉडी करे, म्यूनसिपैलिटी ग्राम पंचायत, और वो लोग पब्लिक अथॉरिटी के रूप में काम कर रहे हैं, उसको भी सप्लाई ऑफ सर्विस या गुड्स नहीं मान। मतलब सीधा बात है, गवर्नमेंट खुद को इससे एग्जम्प्टेड कर दिया, ठीक है सर। तो ये तो ठीक है, बी नंबर पॉइंट तो क्लियर है। ए नंबर में क्या है, जहां बोला शेड्यूल 3 चेक करो, क्या क्या किस किस कैटेगरी को सप्लाई नहीं मान। देखो सबसे पहले क्या बोला, एम्प्लॉय भी तो एम्प्लॉयर को एक तरीके से सर्विस सप्लाई नहीं कर रहे हैं। मस्कुर हम तेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं अकाउंटेंट का, तुम मेरे को क्या देगा, सैलरी, और हम बदले में क्या दे रहे हैं, अपना सर्विस। तो ये भी तो सप्लाई ऑफ सर्विस आ गया फिर तो। बट इस पे क्या GST लगना चाहिए सर? सैलरी पे आप GST कैसे लगा देंगे, सैलरी पे GST नहीं होता, इसीलिए गवर्नमेंट पहले मना दे। मतलब सप्लाइड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, इसको नहीं मान, ठीक बात। लेकिन अगर कोई गिफ्ट दे रहा है एम्प्लॉयर 50,000 से ऊपर का, वो टैक्सेबल हो, तो पहले भी पढ़े थे। नॉर्मल जो तुमको सैलरी मिल रहा है ना, सैलरी, वेजेस, बोनस, ग्रेचुटी, PF, इनको सप्लाई नहीं माना, इन पे GST नहीं लगी, तो सर सही बात ही लगा। सर कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो आपको सर्विस देता है, बेटा तुम कोर्ट में केस करते हो किसी के अगेंस्ट, कोर्ट का फीस होता है केस लड़ने का, कोर्ट में कुछ फीस जमा करना पड़ता है ना। लॉयर तो लेता है तो अलग बात हो गया, वो तो प्रोफेशनल सर्विस हो गया, तुम एक लॉयर अपॉइंट किया। बट कोर्ट या ट्राइब्यूनल में भी तो तुमको पैसा जमा करना पड़ता है, केस लड़ने का फ्री में होता है क्या वहां पे केस? नहीं। तो सर एक तरीके से कोर्ट तुमको सर्विस दे रहा है ना, तुम्हारा केस की सुनवाई करके तुमको सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उस पर भी एक तरीके से तो सप्लाई ऑफ सर्विस में आ गया वो। लेकिन गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर दिया, नहीं उसको नहीं मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब उसको भी GST से बाहर कर दिया। मतलब तुम्हारा कोर्ट में अगर केस हुआ, कोर्ट बोला इस केस को लड़ने के लिए 30,000 रुपये फीस जमा कीजिए, तो उस 30,000 पे फिर GST नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। हाँ, तो ये भी बाहर रख दिया। पार्लियामेंट का मेंबर भी तो एक तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर्विस ही दे रहे हैं ना।
तुम लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो, तुम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, तुम भी तो एक तरीके से देश को सर्विस ही दे रहे हो, बदले में तुमको पैसा भी मिल रहा है। सर बहुत मिल रहा है, मौका तो दीजिए, हम भी बन जाएंगे। सर आप भी बनना चाहोगे, बिल्कुल बन जाएंगे। तो पॉइंट इतना ही है बेटा, ये लोग को भी तो एक तरीके से सप्लाई और सर्विस की कैटेगरी में देखा जाए। ये लोग क्या बेच रहे हैं? सर्विस ही तो दे रहे हैं, लेकिन सर उसको जीएसटी में नहीं रखा। कोई अगर तुम्हारे कंपनी का चेयरमैन है, तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर है, जो कि कौन एस्टेब्लिश किया ये चेयरमैन या मेंबर या डायरेक्टर का पोस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। सर वहां इन लोगों को पहले बाहर कर दी, ये मस्त बाहर किया। सर्विस ऑफ फ्यूनरल, फ्यूरल, सेरेमेटोरियम, मॉर्चरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज। बाप रे बाप, इतना खतरनाक लैंग्वेज यूज करते हैं। बोलना क्या चाह रहे हैं? हाँ हम बोले सर ये वही तो पूछ रहे, तुम पहले बार पढ़ो ना एक बार, फ्यूनरल, बुरियल, सेरेमेटोरियम, मॉर्चरी, सुने हो ये सब वर्ड? नहीं, मर्सिडीज तो सुने हैं। क्या होता है भाई मेरा? आदमी मरने के बाद जलाना मतलब फ्यूनरल, ब्यूरियल, सेरेमेटोरियम, मॉर्चरी मतलब दफनाना। तुम्हारे लोगों में अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। क्रिश्चियन भी दफनाते हैं, तुम भी दफनाते हो, हम लोग जलाते हैं। तो तुम्हारे में जो दफनाने को एक अलग वर्ड यूज करता है और क्रिश्चियंस में दफनाने का एक अलग वर्ड यूज करता है, बस यही सब वो वर्ड। और इनको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी तो लगता है, बहुत बार वो गाड़ी नहीं आते हैं। देख हम लोग तो बहुत बार खुद ही ले जाते हैं, वो अलग बात हो गया, बट बहुत लोग होता है ना वो गाड़ी बुलाता है मॉर्चरी का, ठीक है, जिसमें वो बॉडी को लेके जाते हैं। तो वो सब का भी अगर खर्चा लग रहा है उस पर जीएसटी नहीं। वहाँ जलाने और दफनाने पे पैसा लगता है भाई, है ना? हाँ, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट खेला खेल दिया है। जलाने में अगर तुम चंदन का लकड़ी यूज करोगे ना, उस पे जीएसटी, मतलब मरने के बाद भी जीएसटी लेगी। मतलब तुम नॉर्मल लकड़ी से जलाओ कोई जीएसटी नहीं है, तुम चंदन का लकड़ी, हम लोगों में होता है कुछ मतलब रिचुअल्स में बोला जाता है चंदन का लकड़ी में जलाने से मतलब आत्मा को शांति मिलती है। तो ठीक है, आत्मा को शांति देना है तो थोड़ा पैसा भी दो, तो वो एक अलग बात। लेकिन तुम नॉर्मली क्या पढ़ोगे कि सर ये सब केस में जीएसटी नहीं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 नंबर वाला। मस्कूर, तुम एक ना मान ले बिल्डर है, बिल्डर, तुम फ्लैट बना के मेरे को बेचा, उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं? फ्लैट को हम यहाँ गुड्स मान सकते हैं? सर नहीं मान सकते, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। देख कैसे कनेक्ट होता है, गुड्स मुंह में आते ही मन में आना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, लेकिन इंक्लूड सेक्शनेबल क्लेम या फिर कोई ग्रास क्रॉप जो जमीन से अटैच है जिसको बाद में काट के बेचा जा सकता है। बट यहाँ फ्लैट बिल्डिंग जो होगा बेटा वो जमीन से काट के बेचा जा सकता है क्या? तो ये गुड्स का डेफिनेशन में नहीं है। तो बेसिक लॉजिक से इस पे जीएसटी नहीं है। तो यही बात यहाँ पे बोला, सेल ऑफ रेडी फ्लैट इज नॉट टैक्सेबल। लेकिन इसमें गवर्नमेंट एक एक्सेप्शन रखा जो आगे जाके कहीं आएगा, हम यही बता दे रहे हैं। मस्कूर, एक होता है बिल्डिंग बन गया, तुम्हारा बिल्डिंग पूरा फ्लैट पूरा रेडी हो गया, उसके बाद तुम मेरे को बेचा। और एक होता है ना, हम तेरा बिल्डिंग बनने जा रहा था, तेरे से पहले कांटेक्ट किया, फिर तुम मेरे को फ्लैट बना के दिया। दोनों तरीके से होता है ना घर का डील। तो भाई अगर फ्लैट रेडी करने के बाद तुम मेरे से डील कर रहा है, तेरा पूरा बिल्डिंग तैयार, तेरे सारा फ्लैट तैयार, अब तुम हमको बेच रहे हैं, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन तुम बनाते बनाते मेरे से डील कर रहा है या डील करने के बाद बना रहा है, देन जीएसटी लगेगी। ये बात फ्लैट के मामले में या घर के मामले में याद कर लेना। बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट अगर है, घर बनने का कंप्लीट होने का तो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है ना? घर
बनने का तेरे को एक सर्टिफिकेट लेना होता है बिल्डर लोग को कि घर बन के कंप्लीट है, इस बात का ये सर्टिफिकेट है। तो वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद तुम मेरे को घर बेचे तो जीएसटी नहीं है, लेकिन वो सर्टिफिकेट मिलने के पहले तेरा मेरा डील हो गया और बाद में तेरे को कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल रहा है तो उस पर जीएसटी है। मतलब सब बनता हुआ फ्लैट बिके तो जीएसटी है और बना हुआ फ्लैट बिके तो जीएसटी नहीं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस लॉ के काम के लिए। ऊपर का बाकी कहिए ज्ञानबाजी था, तुम भी पढ़ के समझ जाता वहां नहीं है जीएसटी, लेकिन ये वाला पॉइंट थोड़ा एक्सेप्शनल है। अगला वाला भी इजी है, एक्शनेबल क्लेम, उस पे जीएसटी नहीं है, लेकिन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे जीएसटी है। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड फ्रॉम प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब नॉन टैक्सेबल एरिया में तुम बिजनेस करता है, गवर्नमेंट वो एरिया को एसईजेड या स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करके रखा है, तुम वहां बिजनेस खोला तो तेरे को जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ सही बात है, नहीं लगेगा। और तुम बेच भी कहाँ रहे, एक दूसरा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में। मतलब नॉन टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल हो तो इस पर सप्लाई नहीं मानेंगे, लेकिन अगर नॉन टैक्सेबल टू टैक्सेबल या टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल हो तो उसको सप्लाई मानेंगे। मेरा बात समझ में आया क्या बोल गया इतना लंबा में? हाँ, तब तो देना पड़ेगा ना जीएसटी। मतलब दोनों ही नॉन टैक्सेबल होना चाहिए एरिया। मस्कूर एक एग्जांपल दे रहे हैं, मस्कूर लेट्स से तुम कहाँ रहते हैं, खिदरपुर। खिदरपुर वाला एरिया मान ले गवर्नमेंट नॉन टैक्सेबल डिक्लेयर करके रखा है कि वहां जो बिजनेस खोलेगा उसको जीएसटी नहीं लगेगा, और हम रहता है आवड़ा, मेरा एरिया भी नॉन टैक्सेबल डिक्लेयर करके रखा है गवर्नमेंट, तब तो ठीक है, मस्कूर मेरे को माल बेचेगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मस्कूर या नीरज दोनों में एक भी एरिया टैक्सेबल वाला है तब फिर जीएसटी लगेगा। दोनों नॉन टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक बात। हम कस्टम के वेयर हाउस में जो माल रखवाते हैं ना, जीएसटी में कस्टम एक्ट में पाए थे ना, येलो बिल फाइल करके हम वेयर हाउस में माल रखवा देता है, उसको भी तो एक तरीके से फीस लेगा कि नहीं लेगा, कि फ्री में गोडाउन में माल रखने देगा? नहीं, फीस लेगा। तो उस पर जीएसटी नहीं है। ठीक है, नहीं यहाँ पढ़ने लायक बात नहीं। किसको और सप्लाई 7.3 ना, बहुत छोटा सा एक बात बोल के निकल गया, एक लाइन का बात बोला सेक्शन 7.3। 7.1 क्या बोला मस्कूर, कौन सा गुड्स और कौन सा सर्विस सप्लाई माना जाएगा। 7.2 बोला क्या क्या को एग्जम्प्टेड रखा गया है, मतलब सप्लाई नहीं माना जाएगा। 7.3 एक लाइन का बात बोला सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, बोलो कभी भी किसी आइटम को सप्लाई की डेफिनेशन में डाल सकता है या नहीं डाल सकता। ठीक है ना, तो सर ये तो बच्चा वाला बात है, तो हमको ही पता था कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को तो ये पावर है ही ना। गवर्नमेंट को अचानक कर लगे नहीं हम तो फ्यूनरल को टैक्सेबल करेंगे। ठीक है भाई, डिबेट एक अलग बात हो गया, लेकिन कर सकता है कि नहीं, कर सकता है सर। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कल से लगा कि ये पर्टिकुलर चीज जो सप्लाई ऑफ है सप्लाई की डेफिनेशन में, और इसको आज हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है सर, उसको पावर नहीं मान सकते, छूट दे सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि कौन सा गुड सप्लाई ऑफ गुड्स और कौन सा नॉन सप्लाई ऑफ गुड्स, या किसको सर्विस उल्टा भी कर सकता है। आज तक तुम उसको सर्विस मान रहा था, अब वो उसको गुड्स मान लेगा, और आज तक उसको गुड्स मान रहा था उसको सर्विस मान लेगा। हाँ सर, ये भी पावर है सर। फर्क क्या पड़ेगा गुड्स माने या सर्विस माने, जीएसटी तो लगी रहे बेटा। सर्विस पे फ्लैट 18% जीएसटी, लेकिन गुड्स पे फिर वो गुड्स का कैटेगरी देखना पड़ता है, 5, 12, 18, 28, है ना। तो सर गवर्नमेंट को ये भी पावर है, ठीक है सर, है तो है, हम क्या करें। ये सब क्वेश्चन आंसर तो वही सब रिपीट किया जो ऊपर पढ़े। एक बार खाली ये क्वेश्चन आंसर को ना पढ़ लेना, तुमको ऊपर वाला पूरा बात क्लियर हो जाएगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम के लिए बहुत काम का, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ये क्या होता है? आज तक बाजार में सामान लेने गए हो, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री लाए हो,
लाए होगी नहीं, लाए हो। यही है मतलब, दो ऐसा सामान जिसपे अलग अलग जीएसटी लग सकता है, उसको एक पैक में बेचा जा रहा है। उसको कंपोजिट भी बोल सकते हैं, मिक्स्ड भी बोल सकते हैं। अब कब कंपोजिट बोले और कब मिक्स्ड बोले, सब फर्क क्या पड़ेगा? अगर हम उसको कंपोजिट बोलता है बेटा, तो फिर जो मेन आइटम है ना, मेन आइटम, जैसे अभी हम क्या बोला, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, सर्फ के साथ बाल्टी फ्री, है ना? तो वो सब में मेन आइटम कौन है? टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, मेन आइटम क्या है? वेरी गुड। सर्फ के साथ बाल्टी फ्री, मेन आइटम क्या है? तो सर जो उसका जो जीएसटी का रेट है भाई पूरे वैल्यू पे लग जाएगा। लेकिन अगर इसी को मिक्स सप्लाई मानते हम, तो फिर दोनों में जिसका हाईएस्ट रेट है वो लग जाएगा। मान लो सर्फ के ऊपर 5% जीएसटी है, जबकि बाल्टी के ऊपर 12% जीएसटी है, तो फिर पूरा गुड्स के ऊपर 12% लग जाएगा। यानी अगर ये कंपोजिट होता तो 5% लगता, लेकिन अगर मिक्स होता तो दोनों में जो हाईएस्ट रेट है वो लगता। कंपोजिट होता तो मेन आइटम का लगता, मिक्स होता तो हाईएस्ट वाला लगता। ये बात क्लियर है? अब सर आप जो एग्जांपल दिया वो कंपोजिट था कि मिक्स था? सर्फ के साथ बाल्टी, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश, बताओ ये कंपोजिट है कि मिक्स्ड है? ये दोनों ही एग्जांपल, दोनों ही मिक्स्ड है। जो कॉम्बो जबरदस्ती बन रहा है, नेचुरल कॉम्बो नहीं है, जरूरी नहीं है ये कॉम्बो बनता, वो हो गया मिक्स सप्लाई। और जहां वो नेचुरल कॉम्बो है, सर ये तो होना ही पड़ेगा, वही है कंपोजिट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एसी खरीदा, वो साथ में इंश्योरेंस और रस्ते का इंश्योरेंस हुआ, या 1 साल का वारंटी हुआ, ये सब ना बेटा होना ही पड़ेगा ये कॉम्बो। ट्रांसपोर्ट चार्ज हुआ उसका, ये कंपोजिट है। नेचुरल बंडल है, नेचुरल बंडल मतलब ये एक साथ आएंगे। लेकिन अगर अननेचुरल बंडल या फोर्सफुल बंडल जिसको बोलते हो, वहां क्या होगा? सर हाईएस्ट रेट लगेगा। तो देखो पहले तो ये बात समझा कि सर अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाईज, जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है। 2 आइटम तुमको सप्लाई कर रहा है जिसमें से एक प्रिंसिपल यानी मेन है, तो फिर प्रिंसिपल सप्लाई का जो जीएसटी है वही लग जाएगा। लेकिन मिक्स सप्लाई में 2 और मोर सप्लाई हो रहा है, तो फिर हाईएस्ट रेट का ड्यूटी लगेगा। ये बात अब पढ़ा है। अब कंपोजिट और मिक्स होता क्या वो बताइए। तो देखो क्या बोला, पहले कंपोजिट का एग्जांपल समझाया। 2 or more taxable supplies of goods, both are combination which are naturally bundled and supplied in the ordinary course of business. जैसे देखो यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिए। When goods are packed and transported with insurance, गुड्स का पैकिंग हो जो रहा है, तुम टूथपेस्ट लेके आते हो, टूथपेस्ट को तो ट्यूब में और एक कार्डबोर्ड का डब्बा में पैक करके देता है कि नहीं देता है? या तुमको बोलता है हाथ आगे करो, हथेली में टूथपेस्ट ले लो, क्योंकि तुम तो टूथपेस्ट खरीदा है खाली। सर ये पैकिंग देना ही पड़ेगा ना, ये मजबूरी वाला पैकिंग है। मतलब नेचुरल बंडल है कि अननेचुरल बंडल है? हाँ नेचुरल है सर। अब तुम तेल लाओगे, तेल खाने वाला तेल या माथा में लगाने वाला तेल, कोई सा भी तेल लाओ, वो तेल तुम बोलते हो, दुकानदार बोलता है कि हाथ आगे करो, हम दे ले रहे, माथा पे अभी लगा लो। नहीं सर, वो कांच का सीसी, प्लास्टिक का सीसी, शैशेट किसी में तो पैक करके देगा। सर ये नेचुरल बंडल है। कई गुड्स ऐसा आता है जिनका ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस गुड्स के साथ ही कनेक्टेड होता है, करना ही पड़ेगा वो काम। ये सब नेचुरल बंडल। तुम लैपटॉप लाते हो, लैपटॉप उसके साथ वारंटी या विंडो इंस्टॉल करना, ये सब नेचुरल बंडल है कि अननेचुरल बंडल है? नेचुरल बंडल।
एक मिनट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझने देगा क्या दूंगा। देखिए क्या मस्त एग्जांपल दिए। हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट होता है, अब अगर 4-5 दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा तो वहाँ खाना वाना भी पेशेंट को दिया ही जाएगा। तो नेचुरल बंडल है क्या नेचुरल बंडल? नेचुरल बंडल। हाँ, लेकिन उसका जो एक अटेंडेंट रहता है ना, साथ में एक आदमी रुकेगा ना हॉस्पिटल में रात बिरात के लिए, उसको खाना दे रहे वो मिक्स सप्लाई है सर, वो हम बेच रहे हैं, उस पे टैक्स देना पड़ेगा आपको अलग से। वो आपको कंपल्सरी थोड़ी नहीं कि आपको भी खाना देगा ही देगा। मेरा कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हम उसका देखभाल के लिए रात को वही रुके, मेरे को भी खाना मिला सर, वो नेचुरल बंडल नहीं है। लेकिन जो पेशेंट को मिला वो नेचुरल बंडल है सर। तो सर जो नेचुरल बंडल है वहां कौन सा जीएसटी लगेगा? सर प्रिंसिपल आइटम वाला, मेन आइटम वाला। प्रिंसिपल आइटम। लेकिन जो अननेचुरल बंडल है वहाँ सबसे हाई इसका। हाँ, जिसमें दोनों में हाईएस्ट हो। जैसे एक बहुत मस्त एग्जांपल देते हैं, कभी ये ना आर्चीज और ये सब में घुसो शॉपिंग करने, गिफ्ट एंड ग्रीटिंग्स आर्चीज, तुम वहां देखना एक चीज बोलो, कई बार ना राखी पे ये सब टाइम पे ना एक गिफ्ट पैक निकालता है कि तुम अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट दे सकते हो। उस पैकेट के अंदर एक वॉलेट होगा, एक मान लो एक बेल्ट होगा और एक परफ्यूम का बॉटल होगा। ये पूरा पैक करके तुमको एक साथ दे रहा है और इस पैकेट का दाम तुमसे 500 रुपया ले रहा है। हालांकि वॉलेट अलग बिक सकता था, बेल्ट अलग बिक सकता था, परफ्यूम अलग बिक सकता था। ये नेचुरल बंडल नहीं है सर, ये बंडल बनाया गया है। तो सर इन तीनों में किसका हाईएस्ट जीएसटी है वो देख लीजिएगा और वो पूरे 500 रुपए पे अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये बंडल नेचुरल नहीं है सर। ठीक है ना। एक बहुत मस्त एग्जांपल है यहाँ पे, बहुत सुंदर एग्जांपल दिए। होटल वगैरह में जब जाते हो ना टूर वगैरह पे, तो वहां नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम 4 डे 3 नाइट का पैकेज लिया, मेरे को लोग ब्रेकफास्ट फ्री देता है ना साथ में सुबह, बहुत सारा होटल देता है, बहुत सारा नहीं भी देते। ये नेचुरल बंडल है कि अननेचुरल? ये नेचुरल है सर, ये नेचुरल है सर। लेकिन वही होटल तुमको बोले कि अगर आपको शहर घूमने भी जाना, हम गाड़ी भी अरेंज करवा देंगे, उसका इतना चार्जेस। आपको गाइड चाहिए, हम गाइड भी अरेंज करा देंगे, उसका इतना चार्जेस। आपको होटल से स्टेशन तक पिकअप या होटल से स्टेशन तक ड्रॉप या स्टेशन से वापस होटल तक पिकअप, ये भी अरेंज करवा देंगे। ये अननेचुरल बंडल है, ये मिक्स सप्लाई है, क्योंकि ये सब सर्विस साथ में दिया नहीं जाता। सर ब्रेकफास्ट भी देना तो कोई रूम के साथ देना जरूरी नहीं है। देखो इंडिया में नेचुरली होता है ना हर जगह, इसलिए इसको नेचुरल बंडल मान लिया। बहुत जन ऐसा होता है ना बेटा कि 100 डेलीगेट्स आएंगे मेरे यूएस से, हम होटल के साथ एक लमसम पैकेज डिस्कस किया, जिसमें हम बोला रहना, ब्रेकफास्ट, टी कॉफी, कॉन्फ्रेंस रूम, बिजनेस सेंटर, ये सब जोड़ के हमको देना है आपको। ये सब फिर नेचुरल बंडल है, क्योंकि हम पूरा 100 डेलीगेट यूएस से आ रहे, उसके लिए बुकिंग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर केस टू केस समझना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये सब तुमको नेचुरल बंडल, और अननेचुरल बंडल अगर होगा तो हाईएस्ट रेट, नेचुरल बंडल होगा तो प्रिंसिपल आइटम का रेट। ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, कुछ नहीं, बहुत सारे एग्जांपल समझा रहे। मिक्स सप्लाई का भी मतलब समझाया जो हम तुमको समझा दिए। ये पार्ट खत्म। नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आएगा, रिवर्स चार्ज। ये एक क्लास पूरा चलेगा।
ठीक है, तो यहाँ स्टॉप कर रहे हैं।